नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन का लंबा दौर देखा है। आधुनिक इतिहास ने 4 साम्राज्यों का उत्थान भी देखा और उनका पतन भी देखा। आज उनका नाम लेवा नहीं है कोई। एक 5वां साम्राज्य है जिसके पतन का बीजारोपण हो गया है। तो पहले जिन 4 साम्राज्यों की बात की मैंने, उनके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। आपको अच्छी तरह से याद होगा, पढ़ा होगा, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का, जिसको कैलिफेट भी कहते थे। इस साम्राज्य की विशेषता थी साइंस और मेडिसिन के क्षेत्र में इसकी सफलता, नए रिसर्च, नए आविष्कार, पूरी दुनिया को नया कुछ देने की क्षमता। उनका प्रभाव यूरेशिया के बड़े हिस्से से पश्चिम में स्पेन, पुर्तगाल, बाल्कन और पूर्वी यूरोप में, दक्षिण अफ्रीका में, पूरब और सेंट्रल एशिया पर प्रभाव था। उनका राज था। ये साम्राज्य इन इलाकों में फैला हुआ था। उस समय उसकी एक तरह से कह सकते हैं आप, तूती बोलती थी। 1924 ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1924 आते आते सब खत्म हो गया। वो खत्म होते साम्राज्य को बचाने की कोशिश की महात्मा गांधी ने, जब उन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। जब तुर्की में खलीफा को हटा दिया गया, जब तुर्की से कैलिफेट खत्म हो गया, उस समय उसको बचाने के लिए आंदोलन भारत में महात्मा गांधी कर रहे थे। अब उनके बहुत सारे समर्थकों का कहना है कि वो इसलिए कर रहे थे कि जिससे भारत के मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो सके और मुसलमानों और हिंदुओं की एकता बन सके। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से सही है कि जब कैलिफेट, जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो रहा था, उसका सफाया हो रहा था, उस समय उसको बचाने के लिए तुर्की के लोग नहीं लड़ रहे थे, भारत में महात्मा गांधी लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुए तो पूरा कैलिफेट एक तरह से समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा कहते हैं जो साम्राज्य होते हैं ना, उनका एक अंश बचा रह जाता है। जैसे अमीबा के बारे में कहते हैं, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो तो अमीबा पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होता, वो विखंडित होता रहता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा बचा रहता है। इसी तरह से ऑटोमन एम्पायर का आप कह सकते हैं छोटा सा हिस्सा तुर्की के रूप में बचा हुआ है। इसी तरह से भारत स्थापित हुआ मुगल साम्राज्य। ये अन्याय, हिंसा, धन परिवर्तन, विध्वंस और आपस में विभाजनकारी, जो पहले बातें कही इसके बारे में मैंने, उनके कारण इसने भारत के लोगों पर खासतौर से क्या, हिंदुओं पर अत्याचार किया। बड़े पैमाने पर उनकी हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, हमारी जमीन पर, हमारी संपत्ति पर कब्जा किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। जिन्होंने नहीं किया उनसे जजिया वसूला। अब कोई सवाल उठा सकता है कि भाई सबको क्यों नहीं कर लिया? वो यहां से अंग्रेजों की तरह सामान लूट कर जाने के लिए नहीं आए थे। वो इस देश पर कब्जा, इस देश पर शासन करने के लिए और हमेशा के लिए शासन करने के लिए आए थे। तो उनको अपने काम के लिए लोगों की जरूरत तो थी ही, ऐसा तो है नहीं कि जरूरत नहीं थी। इसके लिए जो है उन्होंने, औरंगजेब की बात कर रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, 3 शर्तें रखी थी औरंगजेब ने। या तो धर्म परिवर्तन कर लो, कलमा पढ़ो और मुसलमान बन जाओ, या फिर जजिया देने के लिए तैयार रहो। और ये दोनों मंजूर नहीं है तो हमारी तलवारें तुम्हारी गर्दन पर चलने के लिए तैयार हैं। यह फरमान था औरंगजेब का। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, अच्छा भी खत्म होता है, बुरा भी खत्म होता है। तो मुगल साम्राज्य भी खत्म हुआ, उसकी जगह ली ब्रिटिश साम्राज्य ने। ब्रिटिशर्स आए यहां इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे एक एक राज्य को अपने अधिकार में करते गए। कभी व्यापार के नाम पर, कभी अपनी ताकत के नाम पर और कभी आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर। इस तरह से खड़ा हुआ ब्रिटिश साम्राज्य भारत में। दुनिया के बहुत से देशों में था, बहुत से उसके उपनिवेश थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य फला फूला कैसे? अपनी जो कॉलोनीज थी, उनकी जो प्रतिभा, उनके लोगों की जो प्रतिभा थी और उनका जो संसाधन था, उसके बल पर, उसके आधार पर यह ब्रिटिश साम्राज्य फला फूला। और एक समय तो कहते ही थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ढलता नहीं है, यानी इतने
बड़े भूभाग पर दुनिया के उनका कब्जा था, उनका शासन था कि एक जगह रात होती थी, शाम होती थी, तो दूसरी जगह सुबह हो रही होती थी। इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज छोड़िए, उसका एक ढूंढा बचा हुआ है जिसका नाम है इंग्लैंड। वो कितने दिन तक बचा रहेगा कहना मुश्किल है। इंग्लैंड अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है वो खो चुका है। इंग्लैंड धीरे धीरे, आप कुछ दशकों में सुनेंगे कि इंग्लैंड में इंग्लिशमैन आपको खोजे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बहुत ही मिनिस्क्यूल जो है माइनॉरिटी में मिलेंगे। मुसलमानों का कब्जा हो रहा है। आज भी जो लोग लंदन जाते हैं वो बताते हैं कि लंदन की सड़कों पर आप चले तो आपको दाढ़ी और टोपी ज़्यादा दिखाई देगी, अंग्रेज कम दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि किसी इस्लामी देश में आ गए। लंदन का मेयर एक पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है। और अब तो बातें चलने लगी हैं कि पाकिस्तानी मूल की एक नेता ब्रिटेन की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। ग्रूमिंग गैंग का आपने नाम सुना ही होगा। अंग्रेजों की 13-14 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार, हिंसा ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाता है और ब्रिटेन की सरकार की हिम्मत नहीं है, ब्रिटेन की पुलिस की हिम्मत नहीं है कि कोई एक्शन ले सके। ये जो अभी प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, इनके ऊपर निर्भर था कि इन लोगों पर मुकदमा चले, मुकदमा चलाने की अनुमति दें। इन्होंने नहीं दिया, उनको बचाने का काम किया। आज उनका देश उसकी कीमत चुका रहा है। ब्रिटेन ने जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, वो अगर भारत के लोगों की प्रतिभा और भारत का संसाधन उपलब्ध न होता उनको, तो कभी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला नहीं पाते। उनका अपना कुछ नहीं था, उनके पास जो कुछ था वो व्यापार करने की क्षमता और हमको आपस में लड़ाने की क्षमता, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की क्षमता। तो पहला हमला उन्होंने किया हमारे गुरुकुल पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, कि अगर भारत पर राज करना है तो पहले इनको अपनी जड़ों से काटना पड़ेगा। तो भारतीयों के मन में यह बिठा दिया कि तुम्हारा जो धर्म है वो बहुत घटिया है, पुरातन पंथी है, इसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। जबकि दुनिया में सनातन से ज्यादा साइंटिफिक कोई मजहब है ही नहीं। लेकिन हमने ये धीरे धीरे ये हम विश्वास करने लगे, उनके फैलाए झूठ को हम मानने लगे। तो ब्रिटेन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, जो फैक्ट्रियां लगी, वो भारत के संसाधनों से, जो फैक्ट्रियां लगी वो भारत के कच्चे माल से चलती थी। इसलिए उन्होंने यहां रेलवे बनवाया, इसलिए उन्होंने यहां सड़कें बनाई, हाईवे बनाया। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि भारतीयों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए किया। वो यहां से लूट का सामान ले जाने के लिए, अपना रास्ता आसान करने के लिए ये सब कर रहे थे। और जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कर्ज में डूबा हुआ ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को संभालने में सक्षम नहीं रह गया था। दूसरा, भारत में उनको समस्या हुई कि जो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज अफसरों को लाकर और भारत के सिपाहियों को भर्ती करके वो इस देश पर राज नहीं कर सकते। और नेवी का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि उनके जाने का समय आ गया है। और तीसरी चीज जो हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई और फौज बनाकर आक्रमण किया भारत को आज़ाद कराने के लिए, उसके बाद अंग्रेजों ने जो जाने की तारीख अपनी तय की थी, सितंबर या अक्टूबर 1948, उसको एक साल पहले कर दिया, 15 अगस्त 1947 को ही चले गए। इसी तरह से चाइना में एक किंग, QING, किंग साम्राज्य था। क्विंग कहें या किंग कहें, जिस तरह से भी उसका उच्चारण करें, वो साम्राज्य था, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। इन 4 राज्यों का उत्थान और पतन जो है वो इतिहास ने देखा। हमसे एक पहले या उससे एक पहले की पीढ़ी को अगर जोड़ ले तो उन सब ने मिला।